Hello dear student, this is Anshuman sir and today we are going to discuss class 11th lecture series and our today's lecture is 2.6 of chapter 2 unit and measurement. Dear student, हमने पिछले लेक्चर में कुछ एब्रीविएशन की बात की थी कि 10 की पावर में हम किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी क्रम में आज हमारा ये 2.6 लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे कि लेंथ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। इसके पिछले लेक्चर्स में आपने डिस्कस किया कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, डेराइव यूनिट क्या होती हैं और उसमें आपने फंडामेंटल यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात की थी और उसमें जो है 3 मैंने आपको बताया था कि ये 3 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, दैट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं इनको हम मेज़र करते हैं मीटर में, सेकेंड में एंड केजी में। ठीक है, तो ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। इसको हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से तरीके हैं, हम किस तरह से लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, बहुत बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं, छोटी से छोटी डिस्टेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है और जाननी है। डियर स्टूडेंट, ये जो हम बात आज करने जा रहे हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की, दैट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से बड़ी और छोटी से छोटी डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में भी बहुत ज़रूरी है। जब आप लैब में जाते हैं वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू यूज़ का काम करते हैं, लैब में आप एक पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं, पैरेलैक्स की समस्या को दूर करते हैं, है ना। ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये मेथड्स क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं। क्लास 9th में आपने सोनार पढ़ा होगा, किस तरह से हम जो है डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, है ना, साउंड नेविगेशन है, रैंकिंग सिस्टम, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने साउंड के चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ी हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की, वो मीटर होती है ना। तो ये सबसे पहले 1960 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, सबसे पहले इसको डिफ़ाइन किया गया था। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेज़र, ये एक जो है संस्था है, ये क्या करती है, हमारे हमारे पूरे विश्व में जो है, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये डिसाइड करती है कि कौन सी क्वांटिटी की क्या यूनिट होनी चाहिए और समय समय पर इसके डिफिनीशन को चेंज करती रहती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन मैं आपको छोटी सी दूँ, मास की डिफिनीशन अभी हम आगे देखने वाले अगले लेक्चर में, तो मास की डिफिनीशन पहले कुछ और थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है पिछले ईयर ही जो है मास की नई डिफिनीशन हमने बना दी है। ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये समय समय पर इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं, समिट होता रहता है और उसमें ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट जो है वो इफ़िशेंट है और कौन सी यूनिट को हमें परिवर्तित करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये 1916 की 60 में जो है सबसे पहले इसको डिफ़ाइन किया गया था और इसकी जो यूनिट कुछ इस तरह से बनाई गई थी, इसको एटॉमिक स्टैंडर्ड पे मानते हुए एटॉमिक स्टैंडर्ड पे इसको डिफ़ाइन किया गया था कि इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिट्स जब भी हम बनाते हैं तो हम एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जो काफ़ी समय तक हम उसको यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई उसमें कमी आ जाए या फिर, ठीक है, वेरिएशन आ जाए। जैसे हम मास की जो डिफिनीशन हमने बनाई थी, तो मास की डिफिनीशन हमें इसलिए चेंज करनी पड़ी क्योंकि हम देख रहे थे कि वो जो मास था उसकी वैल्यू कम हो गई। जो हमारे पास प्रोटोटाइप था, जो सैंपल था, उस सैंपल को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमने देखा कि उसका मास कम हो गया है। ठीक है, तो अब तो वो 1 kg रहा नहीं, तो हम उसको कैसे जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है उसको हम वो कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि जब भी हम एक ऐसी डेफिनेशन बनाएंगे जो काफ़ी लंबे समय तक उसको हम यूज़ कर सकें और उसमें कोई वेरिएशन हो, राइट, वेरिएशन फ्री हो, एररलेस हो, तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं। तो सबसे जो पुरानी डेफिनेशन सबसे पहली बनाई गई थी, इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका मतलब समझिए। 1 मीटर इज़ डिफाइंड एज टू इक्वल टू द, अब ये क्वांटिटी थोड़ी याद रखनी है, 165076.3। ठीक है, इसको आप लैक या फिर क्रोर में भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से इसको याद करिए, 1650,763 वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ आप जानते हो कि ये आपके पास एक वेव है, ये क्रेस्ट होता है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव की कंप्लीट लेंथ जो होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई 1 मीटर इज द डिफाइंड एज इक्वल टू द 1650,763.3 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द ऑरेंज रेड कलर रेडिएशन, राइट, ऑरेंज रेड कलर रेडिएशन ऑफ द इमिटेड बाय द क्रिप्टन हैविंग मास 86, राइट। तो यहाँ पे हम क्रिप्टन का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्रिप्टन का यूज़ कर रहे हैं जिसका एटॉमिक मास क्या है, 86 है।
अभी जो क्रिप्टन है ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालता रहता है। रेडिएशन का मतलब इसका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और वो भी किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, उस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है ऑरेंज रेड, राइट। आप जानते हो कि जब भी रेडिएशन होता है तो उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और हम जानते हैं कि जो विबग्योर होता है, विबग्योर आप जानते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब आप जानते हो, 700 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो अगर हम रेड की बात करें तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना। तो रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, 400 जो है जो है 400 नैनोमीटर के बराबर लगभग होती है। तो ये उस फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो जो क्रिप्टन 86 है उससे जब ये रेडिएशन इमिट होता है तो ये रेडिएशन इमिट होने पर जो वेव जनरेट होती है, ये मान लो कि ये वेव जनरेट हो गई क्रिप्टन से निकलने वाली, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑरेंज रेड कलर के लगभग बराबर है ना। तो ये कह रहे हैं कि इतने वेवलेंथ, अगर इतनी वेवलेंथ को हम ले लिया जाए, है ना, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, इसी तरीके से बहुत सारी वेवलेंथ को ले लिया जाए और उसकी कंप्लीट लेंथ को मेज़र कर लिया जाए, तो उसकी जो कंप्लीट लेंथ होगी वो 1 मीटर के बराबर होगी। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डिफिनीशन हो गया। अब इसी को जो है इन 1883, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेज़र है, इसकी समिट होती रहती है समय समय पर, और ये यूनिट्स की डिफिनीशन को सिंपल वे में बनाने की कोशिश करती है, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि लोगों को समझ पाए। तो ये वाली डिफिनीशन थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना अभी, क्योंकि आप रेडिएशन वगैरह के बारे में नहीं जानते, इसलिए छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो है 11th और 12th के बच्चे, तो उनको समझाने के लिए एक डिफिनीशन फिर से बनाई गई 1983 में। तो 1983 में इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया वेलोसिटी का। अब इसको देखिए ये वाली डेफिनेशन कैसे डिफाइन की, तो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 1 मीटर वॉज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाई द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/2997945 ऑफ अ सेकेंड, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसे कैसे भी याद करें लेकिन इसे याद रखनी पड़ेगी आपको। अब ये क्या कॉन्सेप्ट इसका रहा इसको डिफाइन करने का, तो देखिए आप जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो क्या मैं इस वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला इन्होंने यूज़ करके, इस फार्मूले को यूज़ करके इन्होंने जो है मीटर को डिफ़ाइन किया, राइट। मीटर को किस तरह से डिफ़ाइन किया, इन्होंने कहा कि 1 मीटर जो है उस पाथ की लेंथ है जिसमें लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल करे, और जानते हो लाइट की वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो हमें v की वैल्यू तो मिल गई कितनी, 3 × 10⁸। ट्रेवल इंटरवल ऑफ, अब ये टाइम आपको दिया हो, ये टाइम आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब अगर लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल करे जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, और वो अगर इतने सेकंड के लिए, मतलब 1/299792458 सेकंड के लिए अगर ट्रेवल करे, तो उस टाइम पे जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 मीटर के बराबर होगी। ये बड़ा यूनिक सा है, समझने में भी आसान है। तो आई होप ये बात मेरे समझ में, आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है लेंथ को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब लेंथ को जब हम मेज़र करते हैं, ध्यान से समझिए, लेंथ को जब हम मेज़र करते हैं तो लेंथ को मेज़र करते वक्त हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। जैसे सन, हम यहाँ अर्थ से सन की डिस्टेंस मेज़र करें, है ना, या मून की डिस्टेंस मेज़र करें, या कोई हमारे पास प्लैनेट है उसकी डिस्टेंस मेज़र करें, तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंसेस हो जाती हैं, तो इसको हम कैसे मेज़र करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे बहुत छोटे हमारे पास, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वायरसेस हो गए, है ना, न्यूक्लियस हो गया, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, तो इसकी लेंथ को हम कैसे मेज़र करेंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए हम कुछ एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, कुछ देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या ऑर्डर होता है। तो ये देखिए, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ्स। तो लेंथ्स को जो है कौन कौन से ऑर्डर में मेज़र किया जाता है, पहले देख लेते हैं कि हमारे नेचर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी लेंथ अलग अलग होती है। तो ये सभी वैल्यू जो है वो मीटर में है ना। तो देखिए साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15, अब ध्यान दीजिए 1/10 के आगे 15 जीरो, राइट। तो ये आप समझते रहिए 10⁻⁻15 × 10⁻⁻14 लेवल का जो है ये न्यूक्लियर का साइज़ होता है। इसे फर्मी लेवल भी कहते हैं, है ना, या फेम्टो लेवल भी कहते हैं, अभी आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा। तो ये 10⁻⁻15 मीटर,
तो ये जो साइज़ है वो किसका होता है, ये न्यूक्लियस होता है। इसी तरह से अगर हम एटम की साइज़ बात करें तो 10⁻⁻10, और 10⁻⁻10 को आप एंगस्ट्रॉम कहते हो। तो एटम का जो साइज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम मीटर के लगभग बराबर होता है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर के क्या होता है, बराबर। इसको हम एंगस्ट्रॉम कह लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करें तो 10⁻⁻7, ठीक है। मीन पाथ ऑफ द एयर मॉलिक्यूल, जो एयर मॉलिक्यूल के मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच की, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है 10⁻⁻6 होती है। साइज़ ऑफ द रेड, आपके बॉडी में आरबीसीज होती हैं, तो आरबीसीज का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻5 होता है, ठीक है। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 10⁻⁻6 लेवल का होता है। एक सीट, आपके घरों में जो सीट पेपर आप यूज़ करते हैं कॉपी का, उस सीट की जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁻4 लेवल की होती है, ठीक है। और जो हाइट ऑफ मैन लगभग 1 मीटर या 1.5 मीटर 2 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम 1 मीटर कॉम्पैक्टली लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो ये 10⁻4 मीटर के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से लगभग 1100-1200 कुछ किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 10⁻4 के रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7 के लगभग बराबर है। इस तरीके से अगर मैं मून की बात करूँ, मून से अर्थ की डिस्टेंस की बात करूँ तो मून से अर्थ की डिस्टेंस 10⁻8 लेवल का है। इसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन की बात करूँ तो 10⁻11 लेवल का है, ठीक है। ये सब मीटर में डिस्टेंसेस हैं। साइज़ ऑफ मिल्की वे अगर मैं बात करूँ तो मिल्की वे आप जानते हो, हम लोग जो है हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, आप जानते हो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। जिस गैलेक्सी में हम रखते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं। तो ये 10⁻21 लेवल का साइज़ है इसका। इसी तरीके से अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो 10⁻25 लेवल का है। तो हमें एक रेंज पता चल गया कि हमारे यूनिवर्स में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी साइज़ 10⁻⁻50 सबसे छोटी और 10⁻25 सबसे बड़ी, राइट। ये दो रेंज में जो है हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब आप जानते हो कि मीटर, तो आप जानते हो कि मीटर कितना बड़ा होता है ना, 1 मीटर स्केल कितना बड़ा होता है, राइट। उससे तो आप बहुत बड़ी डिस्टेंसेस को नहीं मेज़र कर सकते या बहुत छोटी डिस्टेंसेस को नहीं मेज़र कर सकते। इसे हम प्रिसीजन कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी प्रिसीज वैल्यू मेज़र कर सकता है। इसको हम आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो रेंज हमारे पास आया है, ये रेंज आपको याद रखना है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 10⁻15 से लेकर के 10⁻25 के बीच में ही लाई करते हैं। अगर इसका कोई पैमाना हम बना लें, इसका कोई मेज़रमेंट हम बना लें तो आसानी से हम चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो ऐसे मेज़रमेंट जिनको हम कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। आप मीटर स्केल का यूज़ कर लो जो है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन जब हमारी पहुंच कहीं तक नहीं होती, जैसे हम अगर कहें कि भाई यहाँ से सन की डिस्टेंस क्या है, तो सन तक तो हम जा नहीं सकते, तो आप सन की डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेंथ को मेज़र करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, दैट इज़ अ डायरेक्ट मेथड जिसको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके रूम की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे आसानी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आसानी से मेज़र कर सकते हो। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बताओ कि एक स्टार आपको दिख रहा है, वो स्टार की डिस्टेंस कितनी है, तो आप नहीं बता सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम कुछ ऐसे मेथड्स की बात करेंगे जिससे हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके कुछ ऐसे डिस्टेंसेस को फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक रफ वैल्यू बता सकते हैं कि हमसे ये इतने डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पे। और डायरेक्ट मेथड तो आसानी से आप यूज़ करते हो छोटी से छोटी डिस्टेंसेस को। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है आपके पास, मीटर स्केल है। तो हम 10 जो है -4 तक की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है स्क्रू गेज और माइक्रो से जो है मेज़र कर सकते हैं। लेकिन उससे छोटी अगर वैल्यूज़ हो जाएं तो हम मेज़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कुछ और मेथड्स का यूज़ करेंगे। एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, फिर एवोगैड्रो मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे जाएं, जैसे मान लो कि किलोमीटर हो गया, फिर इससे और बड़े डिस्टेंसेस पे हम जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, है ना, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं कि लाइट ईयर का यूज़ करके उसके बाद सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस को मेज़र करने का तरीका है पार्सेक। अब ये जो अलग अलग डिस्टेंसेस हैं इसको हम अलग अलग मेथड से करते हैं, जिसमें आप पैलेक्स मेथड पढ़ोगे। सोनार, आप जानते हो कि जब आप
जाते हो पानी के अंदर आप जाते हो तो बीच में ऑब्स्टिकल, क्योंकि आपको पता नहीं ऑब्स्टिकल कहाँ पे, उसके लिए आप क्या करते हो, सोनार मेथड का यूज़ करते हो, है ना, कि कितने टाइम में वो टकरा के वाइस वापस आ रही है, आपने वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट किया और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के आपने निकाल लिया। इसी तरीके से जो हमारे प्लेन वगैरह उड़ रहे होते हैं स्पेस में, उसको हम रडार की हेल्प से क्या कर लेते हैं, उसकी डिस्टेंस को बता सकते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, क्लियरिटी आई है होगी आपको, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे पर्सनली जो है मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू आंसर। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।